हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस का टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और अगर 20 में से आप 18 मार्क्स लाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। वो स्टूडेंट्स जो 50% से कम मार्क्स ला रहे हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो वीडियो के लास्ट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो लेते हैं आज का पहला सवाल है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 46.7%। किसी किसी ऑप्शंस में आपको 47% भी मिलेगा अप्रॉक्स में, तो ये आंसर भी आपका राइट होगा। अब बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया क्या होता है? एक उर्वरक होता है जिसे आप इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं। फर्टिलाइज़र का उपयोग क्यों किया जाता है? पौधों में बहुत ज़्यादा विकास करने के लिए, बहुत ज़्यादा उपज को बढ़ाने के लिए। फर्टिलाइज़र्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक खाद, दूसरा होता है अजैविक खाद। अजैविक खाद के अंतर्गत वो खाद आते हैं जिसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन जैविक खाद वो खाद होता है जिसमें केमिकल्स मौजूद नहीं होते हैं, जैसे गोबर, अर्थवॉर्म और भी टाइप के जितने भी जैविक खाद होते हैं। तो यूरिया हमारा क्या है? एक अजैविक खाद है। हमारे भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था उसकी देन ये यूरिया ही है। यूरिया के उपयोग होने से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में और ये 1970s 80s की बात है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46.7%। नाइट्रोजन का बेसिकली काम क्या होता है पौधों में? तो पौधों में बहुत ज़्यादा विकास और उपज करने के लिए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और ये कहाँ से होता है आता है? तो ये आता है यूरिया से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है जो कि यूरिया से ही संबंधित है। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है जो कि अप्रॉक्स 47% मौजूद होता है, ये पाया जाता है किस रूप में? तो एमाइड के रूप में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का अगर हम केमिकल नेम देखें तो ये होता है CONH और ब्रैकेट में 2। तो ये होता है यूरिया का केमिकल नेम। और यूरिया अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो एक कार्बनिक यौगिक होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है। अगला सवाल है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो जब भी आप बायोलॉजी पढ़ाई करते हैं तो इसका 2 टाइप होता है। एक तो होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी से संबंधित चीज़ों को पढ़ते हैं और जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधे वनस्पति से संबंधित चीज़ों को। तो आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, यानी के जनक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जो है, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक या फिर वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पौधों से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे और बहुत सारे ऐसे उपयोग किए थे जिसके वजह से इन्हें वनस्पति शास्त्र का जनक या फिर पिता कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पीएच स्केल को किसने विकसित किया था? राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, SP सोरेनसन ने। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंतर्गत किसी भी घोल में या विलयन में हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है इसका मापन किया जाता है और इसके साथ में ये देखा जाता है कि कोई भी वस्तु कितना अम्लीय है या फिर
कितना क्षारीय है। ये इसका जो स्केल का जो मापन होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से 14 जो होता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 होता है तो वो उदासीन होता है। तो ये एक्चुअल में है पीएच स्केल, जिसको विकसित किसने किया था? एसपी सोरेनसन ने। अगला सवाल है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडेल, जिन्होंने अनुवांशिकता के बारे में पता किया था। किसके द्वारा? तो मटर के पौधे से इन्होंने ये ज्ञात किया था कि अनुवांशिकता एक्चुअल में क्या होता है। तो अनुवांशिकता जो है वो वंशानुक्रम से संबंधित एक सिद्धांत है, यानी जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं हम उनकी संतान हैं, या हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमारे संतान है। इसकी अध्ययन को अनुवांशिकता के रूप में जाना जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडेल ने की थी। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं, जो कि अनुवांशिकता से ही संबंधित है। वो है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होगा जो ये बताएगा कि जीवों में, यानी हम जो जीव हैं उनमें अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्रोमोजोम के द्वारा। क्रोमोजोम जो कि कहाँ पर मौजूद होता है? हमारा जो सेल होता है, बॉडी में जो सेल होता है उसके केंद्रक में ये पाया जाता है, सेंटर में ये पाया जाता है, और है जो कि प्रोटीन से बना होता है। और ये ना केवल ह्यूमन बींग्स में बल्कि जानवरों में, पौधों में की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में ये पाया जाता है। तो इससे संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है कि क्रोमोजोम किससे बने होते हैं? तो क्रोमोजोम बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन से ये बने होते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? सेल के केंद्रक में। अगला सवाल देखते हैं, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65%। तो 60 से लेकर 65% जल मानव शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर में इतना जल होता क्यों है? इसका कार्य क्या है? तो इसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है इसको ये नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेरिब्रम। अब यहाँ पर देखिए, ये आप ब्रेन का इमेज देख सकते हैं। यहाँ ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और ब्रेन का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट जो है वो फ्रंट माइंड है, जिसके अंतर्गत सेरिब्रम आता है। और ये जो है हमारे ब्रेन का टोटल 80% को कवर करता है। और हम जो भी चीज़ को याद रख पाते हैं वो इसी पार्ट के वजह से हम याद रख पाते हैं। ह्यूमन ब्रेन बाकी जितने भी जीव हैं इन सब से बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है। इसीलिए जो मानव हैं वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव में से माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रंट माइंड। इसके बाद है ये वाला जो एरिया है ये है मिड ब्रेन। और ये जो नीचे वाला एरिया है जो कि यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है, ये है आपका हिंड ब्रेन, जो कि सबसे पीछे रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मरण क्षमता मस्तिष्क में कहाँ होती है, तो फ्रंट माइंड में। फ्रंट माइंड में किधर? तो सेरिब्रम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सामान्य मानव के शरीर का तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए है 98.4 फ़ारेनहाइट, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापक्रम है, वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर ये सवाल आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो
ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तब आपका जवाब होगा 310 केल्विन। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका पता किसने लगाया था। तो ये 1861 की बात है। एक चिकित्सक थे जिनका नाम था कार्ल रिनहोल्ड। कार्ल रिनहोल्ड नाम था इनका, जो कि किस देश के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने ही 1 लाख व्यक्तियों का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया था और इसके बाद ही इस चीज़ को घोषित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डहेलिया की जड़ों से। तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन की कमी होने से ही किसी भी व्यक्ति में डायबिटीज़ रोग देखा जाता है। तो और जिसे भी डायबिटीज़ होता है तो उसे इंसुलिन लेना होता है, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। अगला सवाल देखते हैं। पौधों में जल एवं खनिज कौन पहुंचाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जाइलम। इसे इंग्लिश में भी जाइलम ही बोलते हैं। जाइलम का काम क्या होता है कि पौधे में जल और खनिज को पहुंचाना। खनिज के अंतर्गत जितने भी केमिकल्स होते हैं उसे पहुंचाने का काम भी जाइलम का ही होता है। और यहाँ पर आप ऑप्शन 2 में देख रहे हैं, ये है फोएलम। इसका काम क्या होता है? पौधों तक खाना को, फूड को पहुँचाना। जो भी खाद वगैरह हम देते हैं उसे पहुँचाने का काम कौन करता है? तो फोएलम करता है। तो इसे याद रखने का एक मैं तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है जाइलम, जौ से जल, और यहाँ है फोएलम, फो से फूड। तो इस तरह से इसके आंसर को आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं जो कि केमिस्ट्री से है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम, हाइड्रोजन, आयरन या फिर कॉपर। यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शंस लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आप क्रोमियम को काट के यहाँ पे कार्बन कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्बन। किसी भी मेटल में जब कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर देखिए, लोहे में जितना अधिक कार्बन होगा उसकी जो कठोरता है उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था वो था क्रोमियम। अब ये जो क्रोमियम होता है इससे क्या होता है? तो स्टील में आप देखते हैं कि जंग नहीं लगती है। वो किसके वजह से? तो क्रोमियम के वजह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिलाई जाती है और स्टील में जंग ना लगे इसके लिए क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, किस गैस को आंसू गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। अमोनिया जिसका केमिकल नेम होता है NH3। इस गैस के संपर्क में आने से किसी भी व्यक्ति के आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलने लगता है और इसका उपयोग जनरली किया जाता है बहुत ज़्यादा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। जब कोई बहुत ज़्यादा लोग आंदोलन वगैरह में खड़े रहते हैं तो उस भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अमोनिया होता है और इसी के वजह से आंसू निकलता है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कि CNG मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें होता है मीथेन। 80 to 90% इसमें मीथेन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो कि प्राकृतिक गैस का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इससे जो पॉल्यूशन है वो ना के बराबर होती है। तो 80 to 90% मीथेन होता है CNG में और इसमें थोड़ी मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी होता है। तो अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से क्या होता है तो मीथेन होगा। और अगर ऑप्शन में आपसे ये पूछा जाए कि CNG में क्या क्या होता है और अगर ये तीनों ऑप्शंस आपके पास होंगे तो फिर उस हिसाब से आप जवाब देंगे।
अगला सवाल है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य, जिसे आप इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.28 सेकेंड। तो चंद्रमा से जो प्रकाश धरती पर आती है उसे आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये पूछूं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो वो होगा 8.5 मिनट। अगला सवाल है, पारा शरीर में जाने से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीना माटा। तो ये जो पारा है इसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? थर्मोमीटर में। या हर किसी के घर में थर्मोमीटर होगा, तो उसमें जो टेम्परेचर का पता किया जाता है वो पारा की मौजूदगी के वजह से किया जाता है। इसका जो रंग होता है वो होता है सिल्वर कलर्ड। तो ये बहुत ही जहरीला होता है। अगर गलती से भी ये इंसान के पेट में चला जाए तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। कोई भी व्यक्ति पारा की एक भी बूंद अगर खा लेता है तो सब उसे मीना माटा नाम की बीमारी होगी। इसके अंतर्गत उसे बहुत ही सीवियर स्टमक पेन होगा, पेट खराब होगा, उल्टी होगी, और इस तरह की हालत हो जाने पे वो मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगला सवाल है, परमाणु या एटॉम के नाभिक में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये देखिए, ये है आपका एटॉम। इसका जो ये नाभिक है इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक तीसरा चीज भी होता है जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है? इस एटॉम के चारों तरफ ये घूमते रहता है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मलेरिया में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीहा। ये जो प्लीहा है ये कहाँ होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी में ये जो स्टमक होता है, ये स्टमक के इस एरिया में प्लीहा होता है, जिसे इंग्लिश में आप स्प्लिन बोलते हैं। और ये जो मलेरिया है ये कैसे होता है? तो एनाफिलीज नाम का मच्छर के काटने से होता है। फिलीज नाम के मच्छर के काटने से ये मलेरिया रोग लोगों में पाया जाता है। अगला और लास्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं? तो वो स्थान जहाँ वायु नहीं होता उसे निर्वात कहा जाता है। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितना मार्क्स सिक्योर किया। साइंस का सभी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उसमें हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस को बनाया गया है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।